हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर पार्ट 1। यानी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए भौतिक विज्ञान के जो न्यूमेरिकल प्रश्न हैं इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास है, जिसमें हम लोग 2 पार्ट में 2 या 3 पार्ट में इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपके स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 के घाते 8 इलेक्ट्रॉन 10 के घाते -4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10 के घाते 8 इलेक्ट्रॉन 10 घाते -4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? तो जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए तो उसको सॉल्व करने के लिए जब आप लोग एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो पहले आप लिखेंगे क्वेश्चंस में सॉल्यूशन लिखेंगे। जब भी आप, ये पहला नंबर बता रहा हूँ, आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में आप पहले लिखेंगे गिवन दैट। तरीका होता है सॉल्व करने का यही, पहले आप लिखेंगे गिवन दैट। तो गिवन दैट में आप लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन दैट में पहले गिवन दैट लिखेंगे। तो गिवन दैट में आप देखिए क्या लिखेंगे। तो गिवन दैट में जो आपको दिया हुआ पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ पर गिवन दैट में दिया हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 के घाते 8 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम 10 के घाते -4 सेकंड। आप यहाँ पे स्क्रीन पर प्रश्न में देख सकते हैं, ये इतना आपको दिया हुआ है कि 10 के घाते 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टाइम 10 घाते -4 सेकंड में। कह रहा है कि कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। आपसे आई पूछा जा रहा है, आई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि Q = IT होता है, Q = IT होता है। आप Q की वैल्यू जो है, Q की वैल्यू आप जानते हैं NE भी होता है, Q की जो वैल्यू है वो NE भी होती है। तो दोनों को आप आपस में इक्वल कर सकते हैं, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, मीन्स IT = NE। तो यहाँ से आपसे I पूछा गया है तो I = हो जाएगा NE/T। आप यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे N की, तो 10 के घाते 8। यहाँ पर E क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। ये होता है 1.6 × 10 के घाते -19 बटे टाइमिंग आपको दे रखी है 10 के घाते -4 सेकेंड। ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये 4 पावर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बच जाएगा 15। यहाँ से आपका कितना बचेगा, 15। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 के घाते 8 × 1.6 × 10 के घाते -15। अब इसको और आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 1.6 पहले लिख दीजिए इंटू 10 के पावर, ये देखिए 8 और ये -15। तो 15 में से 8 आपका जाएगा, चूँकि ये प्लस है ये माइनस है, आधार बराबर है तो इसको आप घटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 के पावर -7 आ जाएगा। यानी 1.6 × 10 के पावर -7 आ जाएगा। ये आई और ये इतना क्या आएगा, एम्पियर। तो आपका ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए Q = IT लिया, Q = NE होता है, दोनों को इक्वल किया। तो I आपसे पूछा जा रहा है कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो NE/T। आपसे N क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10 के घाते 8 इलेक्ट्रॉन है, E जो होता है 1.6 × 10 के घाते -19 कूलम होता है, और T की वैल्यू गिवन है कि 10 के घाते -4 सेकेंड है। तो आपने यहाँ पर रख लिया, तो 4 से इसमें 4 कट जाएगा, 15 बचेगा। आप यहाँ पर ये आधार बराबर है तो इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 में से 8 घटेगा तो ये 7 आ जाएगा। 8 7 15 होता है -7। तो यानी आपका
करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.6 गुणे दिखाते हैं -7 एम्पियर। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो जब भी आप एग्जाम में सवाल लगाएंगे तरीका ये होना चाहिए, तो आपको नंबर भी अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप मार्किंग होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। एक बार और पढ़ते हैं। यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, और साथ में यानी दिया क्या है, यन दिया है अपवर्तनांक 1.5, प्रिज्म कोण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 60 डिग्री दिया हुआ है और आपका डेल्टा एम पूछा हुआ है, और साथ में आपका साइन 49 डिग्री की वैल्यू गिवन है, 49 डिग्री की वैल्यू गिवन है 0.75। तो आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए आपके अपवर्तन वाले चैप्टर में आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो ये होता है n इज इक्वल टू साइन a प्लस, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा m/2 कुल के अपॉन हो जाएगा साइन a/2। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1.5, इसे रखेंगे। साइन है तो साइन a की वैल्यू 60 डिग्री प्लस डेल्टा m आपसे पूछा गया है अपॉन 2 अपॉन साइन a की वैल्यू 60 डिग्री 60/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वल आपका है 1.5। ये साइन 30 की वैल्यू आपकी हो जाती है 60 प्लस डेल्टा m/2, ये हो जाएगा 1/2। ये इधर चला आएगा, या तो 1/2 लिखिए 1.5। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 1/2 का मतलब आप इसको लिख सकते हैं, एक में भाग लगाएंगे 0.5 आएगा। तो आप जब 1.5 में यानी मल्टीप्लाई होगा इधर आकर क्रॉस, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। ये 1.5 0.5 तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×5 = 75 हो जाएगा। एक अंक ये 2 अंक पे डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। 0.75 इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m/2। ठीक है, आपको यहाँ पर गिवन है 0.75 किसकी वैल्यू है, साइन 49 डिग्री की। आप यहाँ पर इसको रख देंगे, ये हो जाएगा आपका साइन 60 प्लस डेल्टा m कुल के बटे 2 हो जाएगा। साइन से साइन यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 49 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 98 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m। आपको डेल्टा m पूछा गया है, डेल्टा m 60 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 98 माइनस 60 इक्वल टू डेल्टा m। इसको घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 8 और 9 में से 6 जाएगा 3 इक्वल टू डेल्टा m। मीन्स यहाँ पर हो गया डेल्टा m की वैल्यू 38 डिग्री, यानी इतने एंगल से डेविएट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर रहा। तरीका यही है, पहले आप गिवन जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे, फिर आप सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये अल्पतम विचलन कोण का फार्मूला है। ये फार्मूला किसका है, तो ये फार्मूला है अल्पतम या इसको बोलते हैं अल्पतम की जगह न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध। आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध लिखिए।
तब आप यही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है कि एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित करने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तार में प्रवाहित होने वाले धारा के मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तार में प्रवाहित होने वाले धारा के मान की गणना कीजिए। तो पहले तो आप लिखेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि सिरों का विभवांतर यानी भी दिया हुआ है। विभवांतर का मतलब भी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 1.5 वोल्ट। कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 1.5 वोल्ट। कह रहा है कि इसमें धारा जब प्रवाहित करते हैं तो 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड। आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड दिया हुआ है। और आपसे ऊर्जा कह रहा है तो W मान लीजिए या H मान लीजिए, ये 15 जूल दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसको, और आपसे पूछा क्या है, प्रवाहित होने वाले धारा की गणना, यानी आपसे पूछा है I। तो आप जब आप यहाँ पर I फाइंड आउट करेंगे तो I किस तरह से आपका निकलेगा। तो I यहाँ पर आप सोल्यूशन लिखेंगे। तरीका ये होता है, बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके नंबर अच्छे से बनेंगे। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि आप धारा के मान की गणना कीजिए। ठीक है, धारा के मान की गणना करनी है आपको। तो देखिए आपसे पूछा गया है धारा, तो I पूछा गया है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको दिया हुआ है V T W और I पूछा गया है। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। W आपसे पूछा, W गिवन है, T भी गिवन है, V भी गिवन है और आपसे I पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं कि W इक्वल टू VIT, ये जानते हैं आप लोग। W इक्वल टू VIT या इसी के इक्वल आप H भी लिखते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको ये नहीं क्लियर हो रहा है तो आप ये जानते हैं कि P इक्वल टू होता है W बाई T। P को हम लोग बोलते हैं VI, तो VI इक्वल टू W बाई T। हम लोग ये जानते हैं कि कार्य के होने की दर जो होती है वही सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है। तो P इक्वल टू W बाई T, तो VI इक्वल टू W बाई T होगा। T का इसमें चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो VIT बन जाएगा इक्वल टू W। तो आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर करंट पूछा है। तो आप I के टर्म में फार्मूला निकाल लेंगे तो हो जाएगा W अपॉन V इंटू T हो जाएगा। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। W कितनी एनर्जी उत्पन्न हो रही है, तो 15 जूल बटे V यानी वोल्टेज कितना है, 1.5 है। टाइम कितना है, तो टाइम है 20 सेकेंड। ठीक है, आप इसको जब गुणा करेंगे तो ये देखिए 15, ये 15 दूना 30 हो जाएगा और 1 0 1 और 1 अंक पर दशमलव, आप 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा 15 बटे 30। 15 से काट देंगे, 15 इकाई 15 दूना 30, तो 1/2 आएगा। अब 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0.5 यानी 0.5 एम्पियर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यह कह रहा है कि दिए गए विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपको चित्र बना हुआ है, तो कह रहा है कि इस विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरह का डायग्राम बना हुआ है। तो ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है वो किस तरह का है, तो आपके स्क्रीन पर इस तरह से डायग्राम बना हुआ होगा, इस तरह से। ये इस तरह से आपके स्क्रीन पर डायग्राम बना हुआ होगा। तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल आर, ये 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर और ये 2 वोल्ट, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि धारा कितनी है और किस दिशा में फ्लो कर रही है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो धारा की दिशा होती है, उसको बताना मैं भूल गया, कि धारा की दिशा अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट करंट चलता है। तो इलेक्ट्रॉन आपसे कहा था सवाल में कि ए से बी की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ए से बी की ओर, तो धारा किधर चलेगा, इसका उल्टा, यानी बी से ए की ओर चलेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया, उसमें ये पूछा था कि धारा की दिशा क्या है, तो धारा की दिशा उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चल रहा है ए से बी, तो करंट चलेगा बी से ए, ठीक है। ये भूल गया था, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। बाकी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ये डायग्राम दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इस स्मॉल आर की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर ये जो आपको गिवन है, इसमें जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, तो यहाँ पर आपको करंट दिया हुआ है, यानी आई आपको दिया हुआ है, आई 0.5 एम्पियर दिया हुआ है और आपका वोल्टेज दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है। तो बाकी हम लोग को रेजिस्टेंस है, ये टोटल पाथ में कितना रेजिस्टेंस है, तो देखिए ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों जो रजिस्टर लगा हुआ है 6 और 6 ओम का, किस क्रम में लगा हुआ है, तो आपको देखिए ये पहला सेक्शन इसका, ये पहला सिरा एक तरफ, दूसरा का सिरा एक तरफ लगा है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम। तो ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। और समांतर क्रम का देखिए, अगर आप 2, मैक्सिमम आप लोगों के एग्जाम में 2 आता है, तो इसको 2 वाला डायरेक्ट आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 हैं, 2 आपके प्रतिरोध हैं, जिनके प्रतिरोधक हैं, जिनके प्रतिरोध R1 व R2 हैं, तो इनका तुल्य निकालते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2। इन दोनों का लॉसा लेते हैं तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। इसका इधर R1 का 1 में हो जाएगा तो R2, R1 का इधर हो जाएगा R1, यानी R2 का इसमें, R1 का इसमें, या इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बटे R1 R2, ये 1/R डैश मान लेते हैं या R ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R बराबर जब लिखेंगे तो इसको पलटें तो ये भी पलट जाएगा, यानी हर जो है अंश में चला जाएगा, अंश जो है वो हर में चला जाएगा। तो ये 2 के लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ था, तो यहाँ पर आप जब डायरेक्टली यूज करेंगे, मैं कहूँ कुल प्रतिरोध निकालने की बात करूँ, पहले परिपथ में कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध को यदि मैं R मानूं, तो यहाँ से पहले ये दोनों देखिए समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में 2 के लिए ये तरीका है, R1 R2 दोनों गुणा कर लेंगे, मतलब 6 गुणे 6 और दोनों को जोड़ लेंगे 6 + 6, और साथ में जब ये दोनों आएगा तो ये एक ठो बन जाएगा। और इसी क्रम में लगा हुआ आगे स्मॉल r, तो मतलब स्मॉल r इसमें श्रेणी क्रम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 6 में 36 और 6 6 12 प्लस R, 12 3 36 आ जाएगा, 3 + R। ये आपका कुल प्रतिरोध आ गया 3 + R। और आपसे पूछा क्या है, स्मॉल r की वैल्यू। तो ओम का नियम क्या कहता है,
ओम के नियम से आगे अप्लाई कर सकते हैं आप। ओम का नियम कहता है कि R इक्वल टू होता है V अपान I, ठीक है, R इक्वल टू होता है V अपान I। तो आपसे पूछा है, यहाँ पर आप R रख सकते हैं, यहाँ से देखिए R3 प्लस R कुल रेजिस्टेंस, वोल्टेज आपका 2 हो गया, करंट आपका 0.5 हो गया, ठीक है। तो देखिए 3 प्लस R, आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो ये देखिए 3 प्लस R हो जाएगा, ये 10 का होगा तो 20 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, 5 से ये 20 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। फिर आपका तो 3 प्लस R बराबर कितना आ गया 4, तो R बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1 एम्पियर। तो ये आपका आंसर बनेगा स्मॉल r की वैल्यू कितना आएगा 1 एम्पियर। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था स्मॉल r की वैल्यू, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 3.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम से आवेशित कण 2 गुणे 10 के घाते 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से 1 गुणे 10 के घाते 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। यानी देखिए आप इसका कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि मान लिया कोई चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से है, चुंबकीय क्षेत्र ये क्रॉस इस तरह से है कि लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इसमें कोई आवेशित कण ऐसे एंट्री करता है, ये ऐसे एंट्री करता है इसके परपेंडिकुलर लंबवत, तो इस पर बल लगता है। हम लोग देखते हैं कि ये कण इस तरह से ऐसे गति करता है, तो कहने का मतलब कि इस पर कोई बल लग गया ये, और चूंकि ये बल कब लगता है जब ये आवेशित कण भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब लगता है। अगर ये आवेश रुका रहेगा तो बल नहीं लगेगा। पहली बात, ये आवेशित कण जब गति करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो इस पर फोर्स अप्लाई होता है, और वो फोर्स कितना लगता है, तो फोर्स होता है QV साइन थीटा। इसी बल को हम लोग लारेंज बल के नाम से भी जानते हैं, इसी बल को हम लोग लारेंज बल के भी नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बाकी इसी कॉन्सेप्ट पर आपका सवाल लगेगा, तो इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। सवाल है आपका, आवेश दिया, वेग दिया है ना, कण का वेग दे दिया है, कण का आवेश दे दिया है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो लारेंज बल क्या कहता है आपसे पूछा है बल कितना लगेगा, यानी F आपसे पूछा है, तो F इज इक्वल टू QV साइन थीटा। अब रख देंगे सारी वैल्यू। Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 के पावर -90, V की वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर 5 एंड, और ये ध्यान दीजिएगा कि आप यूनिट देखिएगा सब एक ही राशि में होना चाहिए। तो देखिए सब SI में है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो V की वैल्यू रख दिया, अब B की वैल्यू रख लेते हैं, तो 1.0 इंटू 10 के पावर 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। साइन थीटा तो कह रहा है लंबवत एंट्री कर रहा है, तो मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू तो हो जाएगा 1। बाकी आपका ये हो गया 3.2, यहाँ से 2 ले लीजिए, ये 2, यहाँ से 1 हो गया, 1.0 मतलब 1, ये आपका 10 के पावर -19 हुआ, ये 10 के पावर 5 हुआ, ये 10 के पावर 4 हुआ, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 32 दूनी 64, 6.4 हो जाएगा। ये -19, ये 5 4 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस में होगा, ये माइनस में घट जाएगा, तो 10 के पावर -10 इतना न्यूटन आएगा आपका। F इज इक्वल टू ये लारेंज बल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपसे पूछा था कि चुंबकीय बल की गणना कीजिए, तो ये आपका चुंबकीय बल है, ये आपका क्या है, चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया।
अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, संलग्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। अब परिपथ किस तरह का है तो आपके चित्र में दिया हुआ है कि इस तरह से आपके स्क्रीन पर बना होगा, तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। यहाँ पर ये इस तरह से बना होगा। ये आपका सेल है या बैटरी बोल लीजिए, सेल है ये 10 वोल्ट का, और इससे करंट मान लिया I फ्लो कर रहा है। यहाँ पर रजिस्टर है जो इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, और यहाँ पर आपका ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। तो आपसे इसमें पूछा गया है I, ऐसा सवाल अभी हम लोग पीछे पढ़े लेकिन इसमें स्मॉल r पूछा गया था, यहाँ पर आपसे I पूछा गया है। तो आप इस I की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, देखिए इस I की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। आप पहले कुल प्रतिरोध निकालिए। ठीक है, तो मैंने आपको कुल प्रतिरोध निकालने का तरीका बताया है। ये देखिए पहली बात कि A आएगा इधर, तो ये दोनों तो समांतर क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम का तुल्य निकालेंगे तो इस वाले के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध यदि हम जब निकालते हैं तो R इक्वल टू, पहले तो इनका तुल्य निकालना पड़ेगा, तो तरीका मैंने बताया, 2 रहे तो दोनों का आपस में गुणा करिए, फिर दोनों को जोड़ करके डिवाइड करिए। अब चूंकि ये तो तुल्य आ गया, अब इसके साथ श्रेणी क्रम में होगा तो इसको भी जोड़ लीजिए तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/4 +4, ये कट गया तो 1, यानी 1 + 4 कितना हो गया? 5 ओम। यानी कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 5 ओम हो गया। और आपका वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। तो आप ओम का नियम लगा देंगे, यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर ओम के नियम से। तो जब आप ओम का नियम लगाएंगे तो ओम का नियम कहता है कि R = V/I, R = V/I। ठीक है, आप R की वैल्यू रख सकते हैं, आपसे पूछा गया है I, तो I को इधर कर लीजिए, R को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो V बटे क्या हो जाएगा? R। V की वैल्यू आपको कह रहा है 10, R आपने निकाल लिया टोटल 5, डिवाइड कर देंगे तो 2, मतलब I की वैल्यू कितना आ गई? 2 एम्पियर। तो मतलब ये जो करंट है उसका मान कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आपका जो 7वां प्रश्न है या जो भी प्रश्न हो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु रखा हुआ है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए और साथ में किरण आरेख भी खींचिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये कम से कम 6-7 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दर्पण कौन सा है, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। इस तरह के सवाल में या दर्पण हो या लेंस हो, आप उसे पहले नोट किया करिए। दर्पण कौन सा है, तो दर्पण आपके सवाल में दे रखा है कि दर्पण कौन सा है, तो अवतल। दर्पण कौन सा है? अवतल। तो जब दर्पण अवतल है तो इसकी फोकस दूरी माइनस में रखी जाएगी। दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो विथ साइन हम माइनस रखेंगे। और वस्तु की दूरी हमेशा हम लोग माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। 30 सेंटीमीटर की दूर पर रखा हुआ है वस्तु, -30 सेंटीमीटर। और साथ में कह रहा है कि वस्तु कितनी बड़ी है, तो 2 सेंटीमीटर बड़ी है। कह रहा है कि इसको सॉल्व करिए और बताइए कि जो इमेज बन रहा है उसकी प्रकृति कितनी है, कितना दूर बन रहा है। यानी स्थिति हो गया तो मतलब कितना दूर बन रहा है। आकार मतलब आपको इमेज का लेंथ बताना है। प्रकृति का मतलब वो किस तरह का बन रहा है, आभासी की वास्तविक, किस तरह से, ये चीज़ें बतानी है। तो आइए पहले हम लोग काम करते हैं, इमेज की स्थिति निकालते हैं। तो इमेज की स्थिति के लिए आप दर्पण सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन है, पहले हम लोग निकालते हैं दर्पण सूत्र से।
दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये आपका दर्पण सूत्र है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या होता है? फोकस दूरी। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है? वस्तु की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है हम लोग फीड कर लेते हैं। या तो इसको सिंप्लीफाई करके डाटा फीड करिए या तो इसी जगह करिए, वो आपके है, आप पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ डाटा फीड कर लेता हूँ। पहले f की वैल्यू विथ साइन रखेंगे तो -1/15 हो जाएगा, बराबर 1/v। हमको v की वैल्यू निकालनी है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे ही लिख देंगे। u की वैल्यू -30 रखा जाएगा तो -1/30। आप इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/15। ये माइनस इधर आ जाएगा तो +1/30 बराबर 1/v। 30 और 15 का एलसीएम आप लेते हैं तो 30 आता है। इसका इसमें आप डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 में -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 30 का इसमें भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा 1/v। तो ये आपका सॉल्व होने पर कितना आ जाएगा? तो -1/30 आएगा इक्वल टू 1/v। मीन्स यहाँ से आपका v कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिल गया? आपको स्थिति मिल गई। आपको क्या मिल गई? स्थिति मिल गई, और साथ में माइनस में आया है। माइनस में आने का मतलब है, अगर भी माइनस में आया है तो मतलब इमेज कैसा बना है? तो ये वास्तविक बना है। तो हमको स्थिति मालूम हो गई। यहाँ से स्थिति में हमको क्या मालूम हो गया कि प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है। तो स्थिति आप यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, तो ये वस्तु से नहीं, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि इमेज का आकार कितना होगा। तो इसके लिए आप आवर्धन का फार्मूला जानते हैं, है ना? आवर्धन से आप इसको लगा सकते हैं। आवर्धन से आप इसको लगा सकते हैं। आवर्धन क्या कहता है कि I/O है इक्वल टू -v/u। I का मतलब इमेज का लंबाई, तो हमको इमेज का लेंथ तो बताना है। ऑब्जेक्ट का लेंथ दे रखा है 2। v की वैल्यू आपने निकाला हुआ है -30, तो यहाँ रख लेंगे -30। u भी आपको मालूम है -30। ठीक है, तो ये -30 कैंसिल आउट, 1 बच गया। मतलब I/2 बराबर -1, तो I इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये कट गया v और u, तो I की वैल्यू कितनी आ गई? -2 सेंटीमीटर। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि I माइनस में, कहने का मतलब यहाँ से आप 2 चीज़ें बता सकते हैं। एक प्रकृति बता सकते हैं और एक आकार बता सकते हैं। ठीक है, प्रकृति का मतलब माइनस में देखिए I भी आया, v भी, तो प्रकृति का मतलब हो गया वास्तविक। माइनस में आने का मतलब वास्तविक। आकार कितना? 2 सेंटीमीटर लंबा। 2 सेंटीमीटर लंबा। अब कह रहा है कि इसका किरण आरेख भी खींच करके आप बताइए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका किरण आरेख बनाता हूँ। देखिए इसका किरण आरेख क्या बनेगा। किरण आरेख यदि आप इसका बनाना चाहते हैं तो इसका किरण आरेख भी आप बना सकते हैं। तो किरण आरेख में आपको पहले दर्पण को शो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। किरण आरेख में मान लीजिए आपने ये मिरर बनाया, एक लाइन इसके मिडल से खींच दिया, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहाँ आप P दिखा दीजिए, इसका पोल होगा। इधर आप स्केल से नापिएगा, स्केल से नाप करके आप कोई डिस्टेंस देते हैं तो यहाँ पर F कर लीजिए, और इतना ही डिस्टेंस आप यहाँ से नाप करके रखेंगे तो इसको C नाम दे देंगे आप। ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई डिस्टेंस आपने लिया
जो भी डिस्टेंस लिया उतना, मान लीजिए सपोज दैट आपने यहाँ से यहाँ तक 3 लिया तो ये भी 3 लेंगे, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। लेकिन आप इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे, तो रिप्रेजेंट करेंगे जो सवाल में दिया हुआ है। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, तो 15। आप इसको शो करेंगे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो आप कितना शो करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आप लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। ये ठीक है, आप शो करेंगे इतना, लेकिन आप भले 3 का बनाइए या 4 का बनाइए, लेकिन आप शो करेंगे 15 सेंटीमीटर। और इतने का ही, जैसे यहाँ पर 4 का लिया तो ये भी 4 का, 3 का लिया तो यहाँ से यहाँ तक 3। और इसके बाद आपसे कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी। अगर ये 15 है तो 15 15 30, मतलब इसी जगह कोई वस्तु रख दी गई, ठीक है। और ये कितना ऊंचा है, तो ये 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दूर रखा गया, पोल से हम डिस्टेंस लेंगे, कितना दूर रखा गया, 30 सेंटीमीटर। ये आपको शो करना पड़ेगा डायग्राम में। अब नियम क्या कहता है, 2 रेज आप यहाँ से लेके जाएंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे, तो ये टकरा करके एफ से होकर के जाएगा, इसको इधर लेके चले आए। दूसरा, ये तो ऐसे गया टकरा के वापस आ गया। दूसरा रेज यदि आप लेकर के जाते हैं तो कहाँ से लेके जाएंगे, इसके फोकस। जब ये टकराएगा यहाँ पर, तो ये टकरा करके जब ये रिटर्न होगा, जब आप ये किरण लेकर के आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इमेज बन रहा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। जब आप ये सही डिस्टेंस लेंगे, स्केल से स्केलिंग करके बनाएंगे तो ये सही आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको बनाएंगे यहाँ से, इस लाइन को जब आप ड्रा करेंगे तो ये आपका यहाँ पर, जहाँ पर ये इमेज, जहाँ पर ये वस्तु है उसी जगह आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पहले किरण आप ले गए मुख्य अक्ष के समांतर तो एफ से होकर के आए, दूसरा फोकस से लेकर के गए तो उसी से आ गया, है ना, यानी मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों रेज जहाँ पर एक दूसरे को कट करी उसी जगह आपका इमेज फॉर्मेट होगा। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर वस्तु है उसी जगह आपका इमेज भी फॉर्मेट हो गया। तो मतलब जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा इमेज आपका फॉर्मेट हो गया। तो ये आपका रे डायग्राम बनेगा, किरण आरेख लिख करके आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। वे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, एक घर में प्रतिदिन 400 वाट के एक रेफ्रिजरेटर का 4 घंटे तक यूज किया जाता है। 80 वाट के पंखे हैं, 12 घंटे तक यूज किए जाते हैं। 100 वाट के 8 बल्ब हैं, 5 घंटे तक यूज किए जाते हैं। तो कह रहा है कि घर में जून के महीने में व्यय होने वाली कुल विद्युत ऊर्जा का 3 रुपये पर यूनिट की दर से मूल्य बताइए, कितना होगा। तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, तो इसके लिए पहले हम लोगों को क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको कुल किलोवाट घंटा आपको निकालना पड़ेगा। जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कुल किलोवाट घंटा निकालना पड़ेगा। या पहले कुल किलोवाट निकालिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, 400 वाट का पहले क्या यूज हो रहा है, रेफ्रिजरेटर। पहले आप क्या यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। फिर आप क्या यूज कर रहे हैं, तो पंखे। फिर आप क्या यूज कर रहे हैं, बल्ब, ठीक है। आप 3 चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, पंख और बल्ब। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो 400 वाट का है, 400 वाट का है। और कितना घंटा यूज हो रहा है, 4 घंटा, है ना। ये 4 घंटा यूज हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 चौका 1600 वाट घंटा आएगा। इसी तरह से पंखा है, तो पंखा की इस्तेमाल 80 वाट का है, कितना यूज हो रहा है, 12 घंटे। ये पर डे का डाटा है, ये पर डे यूज हो रहा है। 80 वाट 12 घंटे यूज हो रहा है, तो 12 वाट है कितना हो जाएगा, 96, 960 वाट घंटा आया, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं बल्ब का, बल्ब कर रहा है 100 वाट का है, इसको यूज कर रहे हैं 8 बल्ब, तो एक बल्ब 100 वाट का, तो 8 बल्ब 800 वाट का,
और 5 घंटे यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया 800, यानी 800 होगा, 800 को गुणा 5 में करेंगे तो 5 8 40, 4000 वाट घंटा आ जाएगा। ठीक है, 8 5 40, 2 शून्य 1। तो ये टोटल यदि आप जोड़ लेते हैं, तो टोटल यदि आप निकाल लेते हैं तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 1600 प्लस 960 प्लस 4000। ठीक है, तो ये जोड़ने पर टोटल आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। देखिए 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 0, ये 6, यहाँ 6, तो ये 6 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ 6 हो गया, 9 6 15 हो जाएगा, है ना। ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, तो 9 6 15, यानी यहाँ 5 हो गया। ठीक है, ये 4 1 5, यहाँ पर 6 हो गया, यानी 6560 ये वाट घंटा आया। ये किस में आ गया, वाट घंटा में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये वाट घंटा में आया है। लेकिन आपको निकालना क्या होता है, आपको निकालना होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, पहली बात कि ये 1 दिन का है। ये कितने दिन का है, 1 दिन का, 1 दिन का है। ठीक है, आपको निकालना है जून महीना में। तो आप जानते हैं कि जो जून होता है वो 30 दिन का होता है ना। तो आप निकाल लेंगे 30 दिन का। कितने दिन का, 30 दिन का। तो आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 का। ठीक है, तो ये जब 30 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इंटू 30 ये वाट घंटा आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया किलोवाट घंटा निकालना, क्या, किलोवाट घंटा निकालेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट या यूनिटों की संख्या। किलोवाट घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटों की संख्या। तो ये 6560 इंटू 30। जब हम किलोवाट घंटा निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट में, आप लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। या मैं कहूँ 1 वाट में निकालो तो किलोवाट में आप 1000 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो यहाँ पर भी वाट है, वाट है, तो इसमें भी आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो किलोवाट घंटा आ जाएगा। तो आप इसमें डिवाइड कर लीजिए कितने से, 1000 से। ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, और 3 6 18 और 1 19 हो जाएगा। अब बटे कितना हो गया, 10। 10 है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 196.8। इतना क्या आएगा, यूनिट। यानी 1 महीना में इतना यूनिट बिजली खर्चा हो रहा है। 1 महीने में कितना यूनिट बिजली खर्चा हुआ, 196.8 यूनिट। तो आपसे कह रहा है कि टोटल खर्च यानी मूल्य बताइए। यदि 1 यूनिट का दाम 3 रुपया है तो आपका कुल मूल्य निकाल देंगे, कुल मूल्य। तो 1 यूनिट का है आपका 3 रुपये, तो टोटल इतना है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, 3 6 18 2 20 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव है, 3 6 18 और 2 20 हो जाएगा, 3 9 27 2 29 हो जाएगा, और 3 1 3 2 5 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, 3 8 24 हासिला 2, 3 6 18 2 20, 3 9 27, 3 9 27, ये 2 29 होगा। ठीक है, 3 1 3 2 5, यानी 590.4 रुपये, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, आपके घर के कुल विद्युत उपकरणों की शक्ति 5 किलोवाट है। यदि आपके घर की विद्युत आपूर्ति 2000 वोल्ट है तो आपके घर में मेंस के फ्यूज तार की रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो आपसे पूछा है तार की रेटिंग। तार की रेटिंग का मतलब होता है धारा का अधिकतम मान। अगर आपसे कह दे एग्जाम में कि तार की रेटिंग निकालिए, तार की रेटिंग आपसे पूछ दिया, तो तार की रेटिंग का मतलब होता है धारा का अधिकतम मान। धारा का अधिकतम मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तार की रेटिंग, यहाँ पर आपसे धारा का अधिकतम मान पूछा जा रहा है। तो आपको क्या दिया हुआ है, शक्ति मतलब P दिया हुआ है। P कितना आपको गिवन है, 5 किलोवाट। इसको आप वाट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैंने अभी बताया
कि 1 किलोवाट में 1000 वाट, तो ये 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना वाट आ गया, 5000 वाट आ गया। ठीक है, और उसके बाद आपको वोल्टेज गिवन है 2000 वोल्ट। ठीक है, इतना तो आपको क्या है, दिया है, ये आपको दिया है। फिर पूछ क्या रहा है, तार की रेटिंग। तार की रेटिंग का मतलब धारा का अधिकतम मान। तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू होता है VI, VI, तो I यहाँ से निकाल लीजिए, P बाई V वैल्यू रख दीजिए। P की वैल्यू 5000 अब बटे V की वैल्यू 2000। ठीक है, 2000, P की वैल्यू 5000, V की वैल्यू 2000, आपने काट दिया 3 शून्य, 5 बटे 2 मतलब 2.5 एम्पियर। भाग लगाया आपको, ठीक है, भाग लगाया आपने 5 में 2 का तो 2.5 एम्पियर। तो धारा का अधिकतम मान कितना आएगा, 2.5 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी हुई है। लेंस द्वारा पेंसिल के प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप प्रयास किया करिए कि पहले नोट किया करिए। ठीक है, लेंस कौन सा है, उत्तल, इसलिए फोकस प्लस में होगा। पहली बात, लेंस कौन सा है, उत्तल, फोकस हो गया प्लस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। यू कह रहा है यानी वस्तु की दूरी कितना कह रहा है, 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया लेंस से, तो माइनस में 20, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रखी जाती है लेंस और दर्पण के कंडीशन में। ऑब्जेक्ट का लेंथ 10 सेंटीमीटर यानी वस्तु का आकार दिया है और वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ दिया है कि प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई। तो पहले हम लोग स्थिति पर काम करते हैं। ठीक है, यानी इसमें से फर्स्ट पर हम लोग काम करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति के लिए। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति पर यदि हम लोग काम करते हैं तो हम लोग लेंस सूत्र अप्लाई करेंगे। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब हम लोग डाटा फीड कर लेते हैं। तो f की वैल्यू 15 है तो रख लीजिए 15। v हम लोगों को निकालना है, u की वैल्यू -20 है, जब रखेंगे माइनस तो ये प्लस में बन जाएगा। इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो 1/15, ये माइनस हो जाएगा इधर आके 1/20 बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम यदि आप लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60। 15 का डिवाइड करेंगे 4 यानी ये 4 हो जाएगा, माइनस 20 तिहाई 60, ये 3 हो जाएगा। 15 का भाग लगाया, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, ये 3 आ गया, इक्वल टू 1/v। 4 में से 3 गया तो 1/60 बराबर 1/v। इसको रिवर्स कर देंगे तो ये भी, तो ये भी 60 हो जाएगा, मतलब 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लोगों को मालूम हो गई, कितना दूर बनेगा, 60 सेंटीमीटर। यानी जो आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वो क्या होगा, 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये आपकी स्थिति हो गई। फिर आपसे क्या पूछा गया है, तो फिर आपसे पूछा गया है कि लंबाई बताइए। अगर प्रकृति पूछता तो प्लस में आया है, आभासी हो जाता। दूसरा आपसे पूछा है कि लंबाई, तो लंबाई के लिए आप क्या करेंगे, लंबाई के लिए आप आवर्धन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी आवर्धन से। तो आवर्धन क्या होता है, I/O इज इक्वल टू V/U। यदि दर्पण होता तो माइनस, लेंस है इसलिए प्लस में लिया आपने। तो I आपको फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया हुआ है 10, रख लीजिए। V अभी आपने निकाला 60, रख लीजिए। U आपने निकाला हुआ है -20। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, भी रखा, ये रखा। अब यहाँ पर आप काट सकते हैं ये 2 से, यानी ये 3। तो I इक्वल टू ये 20 तिहाई 60, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो 10 तिहाई 30। ठीक है, तो कितना आ गया इमेज? 30 सेंटीमीटर। तो मतलब हम कह सकते हैं प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। ठीक है, यानी प्रतिबिंब वस्तु से कै गुना बड़ा बन गया? 3 गुना। ये 10 है तो ये 30, मतलब 3 गुना। अब कह सकते हैं माइनस में आने का मतलब क्या है? तो माइनस में आने का मतलब है कि ये जो इमेज है वो कैसा बना हुआ है? उल्टा बना हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस से जो इमेज है वो उल्टा बनता है। एक ही कंडीशन होता है जिसमें सीधा बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बन गया? उल्टा बन गया। ठीक है, कितनी दूर बना? 60 सेंटीमीटर दूर। प्लस में आने का मतलब है लेंस के दूसरी साइड बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन रहा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 10 क्वेश्चंस का जो सेट था, सीरीज था, हमने इसको कंप्लीट किया। तो ये आपको जो लगभग आपको इसमें 4 वीडियो आपको मिलेंगे, क्योंकि 10-10 बहुत लंबा लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो प्रयास है कि आपको 10-10 वीडियो के कंटेंट दिए जाएं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे हों तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा।